हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का पुनः इस नई वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग पार्ट सेकंड की बात करेंगे सैलिएंट फीचर्स का। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो में हम लोग पार्ट वन में डिस्कशन किए हुए थे सैलिएंट फीचर्स के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में। सैलिएंट फीचर्स कहने का सेंस है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सैलिएंट फीचर्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स तक पढ़ा था। फंडामेंटल राइट्स के बाद हम लोग का जो भी रिमेनिंग पार्ट्स बढ़ जाता है फीचर्स का, उसके बारे में इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ चलेंगे देखते हुए कि आखिर इनके जो फीचर्स हैं, इस फीचर्स का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या कहता है जो भी फीचर्स बचे हुए हैं। आप सभी जो कोई भी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए अगर कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीट किया था और फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास जो रिमेनिंग टॉपिक बच जाता है, फंडामेंटल राइट्स तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। हमारे पास जो बच जाता टॉपिक हुआ है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, सेकुलर स्टेट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट बॉडीज, इमरजेंसी प्रोविजंस, 3 टियर गवर्नमेंट और लास्ट में हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बच जाता है। आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस का या फिर जीएस में अच्छा खासा पकड़ रखना चाहते हैं और खास करके पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में, वे लोग सभी लोग अपना नोट्स बनाते हुए चलिएगा। सारी चीज़ों का वीडियो को पॉज करके सारा नोट्स बना लीजिए और अपना नोटबुक को रखिए और नोटबुक को जरूर पढ़िएगा और जब नहीं समझ में आया तो वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिएगा, समझ में सारी चीज़ें आ जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक सही चीज़ों का इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ और सही से आप लोगों को गाइड कर पाऊँ। चलिए तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के हिंदी में बोला जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है, डायरेक्टिव होना चाहिए था ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या है कि सरकार को जो भी निर्देश दिया जाता है, जिससे चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, जब कभी भी कोई भी पॉलिसी बनाएगी, जब भी कोई भी लॉ बनाएगी, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हमेशा वो ध्यान रखेगी, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है अपने लॉ फॉर्मुलेशंस में, पॉलिसी फॉर्मुलेशंस में, सभी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया जाता है तो उसके लिए। तो यहाँ पे सबसे मुख्य बात क्या है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा कि डीपीएसपी जो है हमारा एक नोबेल फीचर्स की तरह से है, भारतीय संविधान का एक नोवेल फीचर्स की, क्योंकि जितना भी गवर्नमेंट काम करेगी, जितना भी वेलफेयर स्टेट के लिए जो भी योजनाएं लाएगी, जो भी प्लानिंग करेगा, जो भी लॉ बनाया जाएगा, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हमेशा ध्यान रखा जाएगा। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे नोवेल फीचर्स कहा है। आप लोगों को बताइए मुझे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सॉल किस आर्टिकल को बोला है, आत्मा किसको, किस आर्टिकल को कहा है, हृदय और आत्मा, हार्ट एंड सॉल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है हमारा भारतीय संविधान के पार्ट 4 में है और ये आर्टिकल आपका 36 से लेकर के 51 के बीच में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि फंडामेंटल जो चीज़ें हैं, कहने का सेंस है कि फंडामेंटल जो भी चीज़ें हैं जिसको मौलिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट अपना कार्य करेगी, और इसमें से जो भी 36 से लेकर के हमारा 51 तक जो भी बातें कहा गया है, डायरेक्टिव्स जो दिया गया है, इसको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहला है आपका सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। यह जो डायरेक्शंस दिया हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे, इसका डायरेक्शंस और प्रिंसिपल कैसे हमारा सोशल तरीके से मैच करता है, गांधी जी के विचार से मैच करता है या फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल्स के माइंड से मैच करता है, तो उस तरीके से जो भी डायरेक्टिव्स है उसको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोशलिस्ट, गांधीयन और नेक्स्ट है हमारा लिबरल इंटेलेक्चुअल। अगर हम बात करें यहाँ पे कि डीपीएसपी जो है वो किस चीज़ को प्रमोट करता है, तो यहाँ पे सोशल, इकोनॉमिकल एंड डेमोक्रेसी को, किस डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को। आप देखे होंगे जब फंडामेंटल राइट्स का मैंने चैप्टर पढ़ाया आप लोगों को, तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो किस आइडिया को प्रमोट करता है, तो वह करता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि डीपीएसपी किसको प्रमोट करता है, तो सोशल इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीपीएसपी कौन सा डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। वहीं पर अगर फंडामेंटल राइट्स से पूछा जाए तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को
प्रमोट करता है। और साथ ही साथ डीपीएसपी क्या करता है, ये इस्टेब्लिश करता है, स्थापित करता है वेलफेयर स्टेट को, राज्य को कल्याणकारी होने के लिए भी आपको जो निर्देशित करता है, जो इस्टेब्लिश के लिए बात करता है, वह हमारा डीपीएसपी है। नेक्स्ट में देखें हम यहाँ पे, तो जैसे आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि फंडामेंटल राइट्स जो है आपका वायलेट होने पर, इसका मतलब है कि आर्टिकल 14 से लेकर के आपका 32 तक के बीच में जो भी आपके अधिकार दिए गए हैं, यह अधिकार अगर वायलेट होता है तो आप कोर्ट में जा करके इसे इन्फोर्स करा सकते हैं। इसका मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल नेचर का है। बट यहीं पर आप देखें कि फंडामेंटल राइट्स के अलावा जो डीपीएसपी में जो बातें दिया गया है आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, ये हमारा जस्टिसेबल नेचर का नहीं है। इसका सेंस क्या हुआ दोस्त, ध्यान रखिएगा, डीपीएसपी हमारा जस्टिसेबल नेचर का नहीं है। इसका मतलब है कि इसे हम कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं अगर डीपीएसपी का वायलेशन होता है तो। लेकिन वहीं फंडामेंटल राइट्स हमारा कैसा है, कैसा नेचर का है, तो वो जस्टिसेबल नेचर का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई दफ़ा ये सवाल पूछा गया है सिविल सर्विस के एग्जाम में। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा कि कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, संविधान जो खुद ही डिक्लेयर करता है, दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस। कॉन्स्टिट्यूशन खुद इस बात को इंश्योर करता है और डिक्लेयर करता है कि जो डीपीएसपी में दिए गए जो निर्देश हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वह एक प्रकार से सरकार के लिए या फिर शासन चलाने के लिए एक फंडामेंटल बेस की तरह से है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही साथ क्या बोलता है कि इट शैल बी द डीपीएसपी शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई। सरकार का ड्यूटी होगा, जिम्मेदारी होगा कि डीपीएसपी में जो भी बातें लिखा गया है उस चीज़ों को अप्लाई करें। कहाँ पे अप्लाई करें, जब वो लॉ मेकिंग का प्रोसेस कर रहा हो और लॉ बना रहे हो। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट को डीपीएसपी जो दिया गया है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है कि सरकार जब कभी भी कोई लॉ बनाए तो इन तमाम चीज़ों को अप्लाई करे, जितना भी चीज़ें डीपीएसपी में दिया गया है, ये ड्यूटी गवर्नमेंट को दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे एक केस है इससे रिलेटेड, डीपीएसपी से रिलेटेड, मिनर्वा मिल केस में 1980 में क्या कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह आधारित है, फाउंडेड है ऑन द बेड रॉक, उस स्टोन पर, उस बेड रॉक पर, द बैलेंस बिटवीन, किस किस के बीच में, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि मिनर्वा मिल केस में क्या कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फाउंडेड है, वो आधारित है, वो बना हुआ है एक सही से बैलेंस बेडरॉक पर। और बेडरॉक में कौन कौन सा है हमारा, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको दोस्त कि देखिए आपके पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं। आप यहाँ पे मान के चलिए कि एक हमारा फंडामेंटल राइट्स है और दूसरा हमारा डीपीएसपी है। अब यहाँ पे इसी के आधार पर ये हमारा बेडरॉक हो गया और इसी पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आधारित है। सपोज कीजिए कि आप फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को अगर बैलेंस लेके नहीं चलते हो तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या होगा, या तो ये गिर जाएगा या फिर ये अनबैलेंस हो जाएगा। सपोज कीजिए कि सरकार को निर्देश दिया गया है कि डीपीएसपी को लागू करना है लॉ मेकिंग के टाइम पर, लेकिन आपने क्या किया कि डीपीएसपी को तो लागू कर दिया भाई इतना बड़ा, लेकिन आपने लोगों का फंडामेंटल राइट्स को कर दिया छोटा। तो यहाँ पे करना क्या है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स ये दोनों का बैलेंस को लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि सरकार सोचे कि डीपीएसपी में तो मुझे निर्देश दिया गया है कि इसे लागू करना है, अब लागू करने के समय में आपने क्या किया, लोगों का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर दिया, तो आपका वह लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा, क्योंकि आपको बैलेंस में लेकर के चलना है। डीपीएसपी को लागू करने का हवाला दे करके आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल के केस में कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फाउंडेड है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बेडरॉक पर, इसलिए दोनों को बैलेंस लेकर के चलना है। आई होप ये बात समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़। आप सभी को पता है कि हमें फंडामेंटल राइट्स दिया गया है तो हमारा कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भारतीय संविधान के पार्ट 4A में जोड़ा गया है। किस में जोड़ा गया है, पार्ट 4A में। इसका मतलब है कि मूल संविधान में,
ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र नहीं था। फंडामेंटल ड्यूटीज को हम लोगों ने संविधान संशोधन 42वां कौन सा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़ा गया है। और किस कमेटी के रिकमेंडेशन से, ये सवाल कई दफा पूछा गया है, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंड करने पर हम लोगों ने 42वां संविधान संशोधन को अपने भारतीय संविधान के पार्ट 4A में जोड़ा गया। और पार्ट 4A में जोड़ा गया और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्टिकल है जो आपका 51A है। जब भारतीय संविधान में आपका पार्ट 4A जोड़ा गया उस वक्त के दौरान में हमारे पास टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज 10 हुआ करता था। कितना हुआ करता था? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हुआ करता था। लेकिन 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया और प्रेजेंट टाइम में अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पास है। और यहाँ पे अगर नेचर की बात करें, जस्टिसेबल नेचर का ये नहीं है। अगर आप जैसे आपने देखा कि डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज ये दोनों आपका नॉन जस्टिसेबल नेचर का है, ये दोनों आपका इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट के द्वारा वायलेंस होने पर। नेक्स्ट है हमारा ए सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट की अगर बात करें तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जब मैं बोलूँ दोस्त तो आप नेशन भी उसे समझ सकते हैं, कंट्री भी समझ सकते हैं, पार्लियामेंट भी समझ सकते हैं। तो हमारा जो देश है, हमारा जो संविधान है वह एक प्रकार से सेकुलर है। कैसा है? सेकुलर स्टेट का है। अब यहाँ पे मैं विस्तार से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि द सेकुलर स्टेट मीन्स state does not hold any particular religion as the official of the Indian state। सेकुलर स्टेट कहने का मतलब है कि हमारा जो स्टेट है, हमारा जो नेशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो होल्ड नहीं करता है कोई पर्टिकुलर रिलीजन को एज ए ऑफिशियल। कोई भी ऑफिशियल तरीके से हमारा भारत का संविधान या भारतीय देश कहने का मतलब भारत हमारा जो है वो किसी भी तरीके का कोई भी हमारा आधिकारिक रूप से कोई भी रिलीजन को होल्ड नहीं करता है। इसका मतलब है कि भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं है, सेकुलर स्टेट है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्बॉडीज। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है? पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। हमारे यहाँ पे पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है, न कि नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म कहने का मतलब क्या है कि हमारा कंट्री भले ही सेकुलर है लेकिन सर्वधर्म सम्मान की बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सभी धर्मों का रिस्पेक्ट इक्वल की बात करते हैं, सभी धर्मों का स्टेटस, उसके सपोर्ट, उसके पोजीशन, उसके रिगार्ड्स, उसके डिग्निटी को इक्वल सपोर्ट का बात करता है। ऐसा नहीं कि हमारा यहाँ पे नेगेटिव कॉन्सेप्ट वाला सेकुलरिज्म है। हम सर्वधर्म सम्मान की बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, ये हमारा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप वेस्टर्न कंट्री में देखेंगे वहाँ पे नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है, वहाँ पे कंट्री का अपना एक ही धर्म का कुछ देखने को मिल सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि ऑल रिलीजन इन आवर कंट्री हैज़ द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। हमारे स्टेट का मतलब मैंने अभी क्या बताया आपको, गवर्नमेंट भी समझ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन समझ सकते हैं, पार्लियामेंट समझ सकते हैं। तो स्टेट का परिभाषा आप आर्टिकल 12 में देखेंगे तो वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हमारे नेशन का कोई भी अपना धर्म नहीं है बल्कि सभी रिलीजन का सेम स्टेटस है और सेम सपोर्ट है स्टेट के साइड से, गवर्नमेंट के साइड से, कॉन्स्टिट्यूशन के साइड से। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बात कहा जाता है कि सेकुलर स्टेट इज द बेसिक फीचर्स। अब यहाँ पे आप देखें SR बोमई का केस था, उसमें कहा गया था कि सेकुलर स्टेट जो है हमारे सेकुलर वर्ड जो है आप सभी को पता है कि कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। आप याद कीजिए जब प्रीएम्बल चैप्टर पढ़ाए थे आप लोगों को, तो अगर जो भी नहीं देखें जाकर के प्रीएम्बल चैप्टर देख लीजिए। उसमें 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से प्रीएम्बल में 3 वर्ड जोड़ा गया था दोस्त, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो सेकुलर वर्ड 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, किसमें? तो प्रीएम्बल में। और SR बोमई का केस 1994 में जो था उसमें से कॉन्सेप्ट निकाल करके दिया गया कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है हमारा सेकुलरिज्म। तो हमारा सेकुलर स्टेट जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है
और ये वर्ड कब जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट है कि सेकुलर कैरेक्टर्स को डिफाइंड कैसे होता है? आप लोगों को लगता होगा कि सर 1976 में हम लोगों को देखने को मिलता है कि सेकुलर वर्ड जोड़ा गया, तो क्या हमारा भारत ने जब एडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को 1950 में, तो 26 साल तक क्या हम लोग बिना सेकुलर स्टेट के थे? तो अगर स्टेट हमारा सेकुलर था तो ये कंटेंट, ये एसेंस कहाँ से हम लोगों को देखने को मिलता है? और आखिर 42वां संविधान संशोधन में हम लोगों ने एक प्योर वर्ड ही सेकुलर कैसे जोड़ दिया? इसका आखिर देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर संविधान में अगर आप देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से आपको सेकुलर होने का सारांश देखने को मिलेगा, कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेकुलर कैरेक्टर ऑफ स्टेट आर इंश्योर कहाँ से होता है? तो आर्टिकल 14 को देखेंगे, आर्टिकल 15 देखेंगे, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 225, 226। जैसे यहाँ पे इक्वालिटी की बात करते हैं, है ना, राइट टू इक्वालिटी। तो भाई राइट टू इक्वालिटी कैसे होगा? सभी को जाति धर्म से उठ करके क्या करना होगा? सभी को इक्वल राइट्स देना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 25, 26, 27 में क्या है? आपको धर्म की आज़ादी का, प्रचार प्रसार का आज़ादी का, किसी भी धर्म को मानने का आज़ादी है। 44 में क्या कहता है? यूसीसी का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, सभी लोगों के लिए एक कानून हो। तो ये भी तो आपको कैरेक्टर्स दिखा रहा है किस चीज़ का? तो सेकुलर होने का। आपको यहाँ पे चुनाव लड़ने का, बिना जाति धर्म भेदभाव का वोट देने का अधिकार है। तो ये सब चीज़ें क्या दिखाता है? ये सब चीज़ें यही सब दिखा रहा है कि हमें कैरेक्टर्स कहाँ से मिलता है, कि हमारा नेशन का, हमारा स्टेट का, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है सेकुलर होने का। तो ये सब आर्टिकल जस्टिफाई करता है, ये सब आर्टिकल इंश्योर करता है। तो हमारा यहाँ पे दो चीज़ें याद रखना है दोस्त, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कि हमारा नेशन का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, और हमारा स्टेट कैसा है? सेकुलर स्टेट है, कोई पर्टिकुलर रिलीजन को होल्ड नहीं करता है। दूसरे यहाँ पे समझना है कि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का, जहाँ पे सर्वधर्म सम्मान की बात किया जाता है। ऑल रिलीजन इन आवर कंट्री हैज़ द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। और सेकुलर जो वर्ड है, सेकुलर स्टेट है, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। नेक्स्ट है आपका कि सेकुलर वर्ड को कब जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है, और उस वक्त 3 वर्ड जोड़ा गया था जैसा कि मैंने आपको बताया। और सेकुलर होने का जो कैरेक्टर है वो कहाँ से देखने को मिलता है? आपका इन तमाम आर्टिकल्स में आपको देखने को मिलता है। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास जो 12 नंबर में जो है फीचर्स, वो है आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सभी लोगों को अधिकार है वोट देने का यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंदर। अब यहाँ पे समझते हैं कि क्या बात यहाँ पे कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को। जब संविधान को लिखा गया तो उस वक्त भी हम लोगों ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अडॉप्ट किया था ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन। अब आपको लगता होगा कि सर सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, तो आप कभी कभी आपको ये मन में आता होगा कि हम लोग सर सिर्फ लोकसभा में वोट करते हैं और स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में करते हैं। बट स्टेट का एक और हाउस होता है जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, लेकिन काउंसिल में हम लोग वोट नहीं करते हैं। और राज्यसभा में जो होता है उसमें भी हम लोग वोट नहीं करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आप समझ के रखिएगा याद, क्योंकि यहाँ पे ट्विस्ट है थोड़ा सा कि जो भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे ज़्यादा लागू होता है हमारा, कहाँ पे? तो लोकसभा के इलेक्शन में और स्टेट के इलेक्शन में, जहाँ पे एमएलए चुनते हैं और जहाँ पे एमपी लोकसभा का चुनते हैं, वहाँ पर आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि एवरी सिटीजन हु इज नॉट लेस देन 18 ईयर ऑफ एज, जो 18 साल से कम का उम्र में नहीं है, वे लोगों के पास अधिकार है, हैज ए राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो उसके पास अधिकार है कि बिना किसी भेदभाव का, चाहे वो कास्ट के आधार पर हो, रेस के आधार पर हो, रिलीजन के आधार पर हो, सेक्स के आधार पर हो, लिटरेसी के आधार पर हो, वेल्थ के आधार पर हो, इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए बिना किसी भेदभाव का हर एक व्यक्ति के पास अधिकार है वोट देने का जो 18 साल से कम नहीं हो। इसका मतलब है कि 18 साल या 18 साल से जो ऊपर है उनको अधिकार है वोट देने का। नेक्स्ट है आपका कि वोटिंग एज वाज रिड्यूस। वोटिंग एज जो है अब 18 साल हो गया है। पहले वोटिंग एज हमारा 21 वर्ष हुआ करता था, लेकिन
9 में इसे 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन से हुआ है यहाँ पे समझना दोस्त, 61st 61वां संविधान संशोधन 1988। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि सर यहाँ पे 61वां संविधान संशोधन जो है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 है, लेकिन लागू कब से हो गया था ये 1989 में। ये नवंबर दिसंबर में पास हो गया था और नेक्स्ट ईयर में 89 में ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। 21 साल से घटा करके 18 साल एज कर दिया गया वोट देने का। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट में अगर हम बात करें दोस्त यहाँ पे, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नहीं, नेक्स्ट जो बात है यहाँ पे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मेक्स डेमोक्रेसी। अब देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो क्या बनाता है, डेमोक्रेसी को ब्रॉड स्ट्रेंथ बनाता है, मजबूत बनाता है, एनहेंस करता है सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज ऑफ कॉमन पीपल का। आप देखेंगे कि जब चुनाव का समय आता है तो सभी लोगों का ना सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, उसका प्रतिष्ठा बढ़ जाता है, प्रेस्टीज बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे चाहे आप कितना भी बड़े व्यक्ति हो, कितने भी धनवान हो, कितने भी बड़े पोस्ट में हो, सभी का वोट इक्वल राइट होता है। चाहे आप किसी भी पद पोजीशन में हो, चाहे किसी जगह पे भी जॉब करते हो, राष्ट्रपति का भी एक वोट है तो एक ही वोट काउंट होगा, या फिर कोई एक गरीब आदमी है तो भी उनका एक ही वोट काउंट होगा। तो यहाँ पे उनके प्रेस्टीज, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट एनहेंस होता है। अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, जैसा कि मैंने अभी ये बताया आपको, इक्वालिटी को भी होल्ड करता है और इनेबल करता है ये माइनॉरिटी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, और माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। एंड ओपन अप होप्स, कुछ आशाएं की किरणों को खोलता है ये हमारा वोट देने का अधिकार, और विस्टाज, बहुत सारे अवसर को भी, आशाओं को भी खोलता है, किनके लिए, वीकर सेक्शंस के लिए। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। क्या इसका मेन जो क्या बनाता है, हमारा ब्रॉड करता है डेमोक्रेसी को, एनहांस करता है लोगों के सेल्फ रिस्पेक्ट को, प्रेस्टीज को कॉमन व्यक्ति का, अपहोल्ड करता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को बनाए रखता है, और साथ ही साथ आप देखें तो यहाँ पे माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है, और वीकर सेक्शंस के लिए, उनके लिए बहुत सारे आशाएं और बहुत सारे आकांक्षाएं और अवसर को भी खोलता है। नेक्स्ट हम बात करें सिंगल सिटीजनशिप का। इंडिया में जो है सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, आपको पता है कि हम लोगों ने सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया हुआ है, हम लोगों ने इसे ब्रिटेन से लिया हुआ है। लेकिन अगर आप देखें अमेरिका में, तो अमेरिका में आपको डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। वहाँ पे अपना एक प्रोविंस का सिटीजनशिप होता है और एक अपना स्टेट का, पूरा नेशन का सिटीजनशिप होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है दोस्त, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग भी क्यों नहीं डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट को लिया। आप सभी को पता है कि भारत आज़ाद होने के बाद बहुत सारे टुकड़े में थे लोग, यहाँ पे अलग अलग रियासतों में था। तो इन सब भावनाओं को बनाए रखने के लिए हम लोगों ने एक सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट दिया, ताकि लोगों के मन में ये भावना रहे कि हम भारत के लोग, हम भारतीय, ऐसा नहीं कि हम साउथ वाले नागरिक हैं, हम नॉर्थ वाले नागरिक हैं, तो और भी स्प्लिट होने के चांसेस इंडिया में रहता। तो हम लोगों के यहाँ पे जो भी संविधान मेकर्स थे, उन्होंने बहुत ही बातों को समझ करके यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया, और ख्याल इस बात का रखा कि देश का यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को इंश्योर किया जाए, इसलिए हम लोगों ने सिंगल सिटीजनशिप को यहाँ पे अडॉप्ट किया, और ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोगों ने लिया, न कि यूएस के कॉन्सेप्ट के आधार पर। यहाँ पे क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फेडरल इन नेचर, हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत का संविधान कैसा है, फेडरल नेचर का है। एक हमारा यूनियन गवर्नमेंट है तो नीचे हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, बट ओनली ए सिंगल सिटीजनशिप। हम लोग भले फेडरल नेचर में रहते हैं, लेकिन हमारे पास चाहे आप किसी भी स्टेट का हो, वहाँ का आप स्टेट का नागरिक हो, वहाँ के स्थानीय है लेकिन भारत का नागरिक हैं आप। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट इन विच दे बोर्न। आप जिस राज्य में जन्म लिए हो वहाँ का आप सिटीजन नहीं, बल्कि वहाँ का लोकलाइज हो, आप वहाँ पे वहाँ के स्थानीय हो आप। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यूएस में अगर आप देखें तो ईच पर्सन इज नॉट ए सिटीजन ऑफ यूएस, वहाँ पे सिर्फ वे यूएस के ही सिटीजन नहीं होते हैं, बल्कि वो जिस स्टेट में, जिस प्रोविंस में, जिस स्टेट में वो बिलोंग करते हैं, वहाँ के भी वो क्या होते हैं, सिटीजन होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें हम 14th में,
तो इंडिपेंडेंट बॉडीज का बात कहा गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा पहले, इसको समझाने से पहले, कि आप यूं समझ के देखिए कि अगर देश में बहुत सारे संस्थाएं हैं, बहुत सारे बॉडी हैं, और अगर कुछ बॉडीज को अगर इंडिपेंडेंट नहीं रखा जाए, अगर उस बॉडी को अगर किसी के प्रति अधीन रखा जाए, स्वतंत्र नहीं दिया जाए, तो वो निष्पक्ष होकर के काम नहीं कर सकता है। और जब निष्पक्ष करके काम नहीं करेगा तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब होगा? डेमोक्रेसी तो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, डेमोक्रेसी तो मजबूती मिल ही नहीं पाएगा। इसीलिए हम लोगों ने भारतीय संविधान में कुछ ऐसे बॉडीज को, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को हम लोगों ने इंडिपेंडेंट बॉडीज के रूप में बनाए रखा है, जिससे कि हमारे देश का जो डेमोक्रेसी है वो मजबूती मिल सके। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, लाइन बाय लाइन सारी चीज़ों को समझते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। हम लोग जानते हैं कि एक होता है सेपरेशन ऑफ पावर, एक होता है डिवीजन ऑफ पावर। यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, सेपरेशन ऑफ पावर और डिवीजन ऑफ पावर में क्या डिफरेंस है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि हर पावर का अलग अलग अपना अपना क्षेत्र होना, और डिवीजन ऑफ पावर का मतलब है कि इसमें भी जो भी पावर दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ वही स्टेट, वहाँ पे वही जो आपको इस मैटर में है वही सिर्फ इस काम को कर सकते हैं। तो इस तरह का डिवीजन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर में अगर आप देखें तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी है। यहाँ पे आप देखें कि अलग अलग डेमोक्रेसी में, अलग अलग डेमोक्रेसी कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी में आपको तीन बेटा के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। लोकतंत्र का तीन बेटा के रूप में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, और इन तीनों का काम भी अलग अलग है। वहीं पे अगर हम बात करें डिवीजन ऑफ पावर का, तो डिवीजन ऑफ पावर में अगर आप बात करें दोस्त, तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा अगर आप वीडियो को लगातार देख रहे हो, अगर आपको पता हो तो डिवीजन ऑफ पावर किस शेड्यूल में दिया गया है, किस शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर की बात किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पे आगे अब आप देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, इंडिया क्या प्रोवाइड्स करता है कॉन्स्टिट्यूशन का? इंडिपेंडेंट बॉडीज, कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज के बारे में भी बात करता है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? विद ए स्ट्रेंथ एंड द डेमोक्रेसी ऑफ द इंडिपेंडेंट बॉडीज। कुछ इंडिपेंडेंट बॉडी अपने मजबूती के साथ और डेमोक्रेसी के साथ आपको देखने को मिलेगा जो इंडिपेंडेंट बॉडी है। और मैंने अभी आपको बताया कि इंडिपेंडेंट बॉडी क्यों बनाया जाता है, ताकि वो वॉच डॉग कर सके, डेमोक्रेसी को मजबूत कर सके, डेमोक्रेसी को इंश्योर कर सके, इन तमाम चीज़ों के लिए। अदरवाइज अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, डर से काम करेगा कि मेरा सैलरी सरकार काट लेगी, मैं सरकार के खिलाफ नहीं कुछ कर सकता हूँ, सरकार जो बोलेगा वही पैरवी करूँगा, उसी तरीके से इलेक्शन कराऊंगा, नहीं तो मेरा नौकरी चला जाएगा, तो फिर ये इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा, तो फिर डेमोक्रेसी को कहाँ से मजबूती मिलेगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या सोचा है कि कुछ बॉडीज को हमें इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, जिससे कि हमारा डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ मिल सके और डेमोक्रेसी सही से जस्टिफाई और इंश्योर हो सके कंट्री के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्त, कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं आपको अब दिखाना चाहता हूँ। पहले यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में जो हमारा इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में है वो है हमारा इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन को अगर आप देखें तो 324 आर्टिकल के तहत आपको देखने को मिलता है। और इंडिपेंडेंट बॉडी होने के नाते इनका काम क्या होता है? टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगर मान लीजिए कि इलेक्शन कमीशन डिपेंडेंट हो, जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है उस पर अगर डिपेंडेंट हो, तो आप बताइए कि ये सही से इलेक्शन करवा पाएगा? नहीं करवा पाएगा। ये हमेशा यही चीज़ के ध्यान में रहेगा कि अगर अभी जो वर्तमान में पार्टी है वो अगर लूज कर गया, वो हार गया, तो यार मेरा जॉब खतरे में हो जाएगा, मेरे सुख सुविधाएं खत्म कर देगा, मेरा बॉडीगार्ड खत्म कर देगा, मेरा जो भी सैलरी वेतन है उसको भी सस्पेंड कर देगा। तो बताइए, ये स्वतंत्र होकर काम करेगा तभी तो इलेक्शन सही से हो पाएगा, फ्री एंड फेयर तरीके से। तो इसलिए ना इलेक्शन कमीशन को भी हम लोग एक प्रकार से इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह से रखा है, जिससे कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया जाए, मजबूती प्रदान किया जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे कैग के बारे में, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। कम एन के जगह पे एम होगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। इनका काम क्या होता है? आप लोग महालेखा का नाम सुने होंगे, महालेखा निदेशक, समथिंग ऐसे हिंदी में, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। और ये आर्टिकल आपका 148 के अंतर्गत आता है। इनका काम क्या होता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट हो या स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट हो,
सभी के अकाउंट को ये ऑडिट करने का इनके पास पावर होता है और ये वॉच डॉग की तरह से काम करता है और ये पब्लिक पर्स का गार्जियन भी कहे जाते हैं। पब्लिक पर्स के गार्जियन की तरह से एक्ट करता है, क्योंकि पब्लिक पर्स कहने का मतलब है जितना भी पब्लिक के द्वारा जो टैक्स इकट्ठा होता है और उसका जो एक्सपेंडिचर होता है तो गवर्नमेंट ही करती है, वो स्टेट गवर्नमेंट करे या सेंट्रल गवर्नमेंट करे, तो ये ऑडिट करने का काम करती है अकाउंट को, सेंट्रल का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो। और ये एक्ट करता है एक प्रकार से गार्जियन की तरह से, पब्लिक पर्स के गार्जियन। और ये कमेंट्स भी करता है, एडवाइस भी करता है, एडवाइस भी देता है समय समय पर गवर्नमेंट को कि आप इस तरह से लीगल में कुछ ऐसे सुधार कीजिए, लॉ में ऐसे, टैक्सेशन में ऐसे सुधार कीजिए ताकि ये प्रॉपर तरीके से क्या हो सके, एग्जीक्यूट हो सके और इसमें कोई भी धांधली ना हो सके। तो इनका काम क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्त, इनका काम होता है ऑडिट करने का और साथ ही साथ ये कमेंट भी, एडवाइस भी दे सकते हैं गवर्नमेंट को जो उचित हो, जो प्रोपराइटी हो, वैसे लीगैलिटी के मैटर में या फिर प्रोपराइटी के मैटर में कि टैक्सेशन में इस तरह का सुधार होना चाहिए। मैं जांच किया, ऑडिट किया तो यहाँ पे पाए लूप होल्स था, ये आप इनको ना रेक्टिफाई करते हुए लॉ में ये संशोधन कीजिए। तो इस तरह का चीज़ें यहाँ पे ये रिकमेंड भी कर सकते हैं। आपको समझ में आया कैग के बारे में। अब कैग को देखो दोस्त, बनाया गया है कैग को इंडिपेंडेंट बॉडी। अब मान लो कि केंद्र सरकार का अकाउंट को चले गए खंगालने के लिए, ऑडिट करने के लिए, तो केंद्र सरकार बोलेगी अच्छा तो तुम मेरा आया है अकाउंट चेक करने के लिए, तुमको ना सस्पेंड कर देंगे, तुमको ना नौकरी से हटा देंगे। तो बताओ ये अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा और उस सरकार ने अगर कुछ घपला किया हो, कुछ जांच अगर करना हो तो ये स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाएगा ना, अगर डिपेंडेंट रहेगा तो। इसलिए समझिए कि ये कैग को इंडिपेंडेंट रखा गया है। नेक्स्ट में आ जाइए आप, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, जो आपका आर्टिकल 315 में देखने को मिलता है। और इनका काम क्या होता है यूपीएससी का, टू कंडक्ट एग्जामिनेशन, एग्जाम को कंडक्ट कराने का काम होता है, रिक्रूट करने का, जिसमें कि ऑल इंडिया सर्विस, मैंने बताया था कि ऑल इंडिया सर्विस का मतलब है आईएएस, आईपीएस, एनआईएफएस, ये तीन जो पोस्ट है दोस्त। आईएफएस का मतलब है फॉरेस्ट वाला, फॉरेन वाला नहीं। ये तीनों पोस्ट जो है आपका, ये आपका ऑल इंडिया सर्विस में आता है। एआईएस में के अंदर आता है पहला पोस्ट, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ये तीन पोस्ट आपका ऑल इंडिया सर्विस का जो होता है वो रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम कौन कंडक्ट कराती है, तो यूपीएससी कराती है, यूनियन पब्लिक सर्विस, यूपीएससी कमीशन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, छोड़ दिए थे ना, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करवाती है, जो आपका 315 में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो अलग नीचे के रैंक से आते हैं तो उनको आईएएस आईपीएस के अलावा आईआरएस मिल जाता है और भी अलग अलग जो है उसमें मिलता है। तो हायर सेंट्रल सर्विस के लिए भी जो जॉब का कंडक्ट करवाया जाएगा वो यूपीएससी के द्वारा करवाया जाएगा। और यूपीएससी को लगता है कि कुछ सुधार होना चाहिए, कुछ और भी रिफाइन होना चाहिए, जिस तरह एग्जाम लेने को लेकर के कुछ सुधार होने चाहिए, तो उसमें एडवाइस भी कर सकते हैं, ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे डिसिप्लिनरी मैटर्स में, ध्यान रखना है ये बात को। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका डी नंबर में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का है, जो आप जेपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस का जो बात करते हैं वो यही है आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी आपका 315 आर्टिकल के अंदर ही आता है और यह भी एक प्रकार से इंडिपेंडेंट बॉडी है और इनका भी काम होता है एग्जाम को कंडक्ट कराना, रिक्रूट करना स्टेट के मामले में, स्टेट सर्विस को लेकर के। और ये भी एडवाइस करते हैं, बट ये किनको करेंगे, ये गवर्नर को करेंगे एडवाइस, ये गवर्नर को एडवाइस करेंगे डिसिप्लिनरी मैटर में। आगे की वो बात करें तो मान लीजिए कि यह बॉडी हमारा इंडिपेंडेंट तो है दोस्त, लेकिन इंडिपेंडेंट कैसे होगा, कह देने से तो इंडिपेंडेंट होगा नहीं। आपको मैं बोल दूं कि आप स्वतंत्र हो, लेकिन कोई कुछ करने गया वो तो हमने उसको डांटने लगा, मैंने उसको बोला कि तुमको पैकेट खर्चे नहीं देंगे, तो फिर वो इंडिपेंडेंट कहाँ से रहेगा। तो अब इस इंडिपेंडेंट बॉडी होने के पीछे का रीजन को समझ लीजिए आप। पहला कि उनका जॉब का सिक्योरिटी रहेगा, जितना साल का है वो ड्यूटी रहेगा उनका। दूसरी बात है फिक्स्ड सर्विस कंडीशन, जो भी उनको कंडीशंस मिला हुआ है, उनको अगर अलाउंसेस मिलना है, उनको अगर सिक्योरिटी मिलना है, उनको अगर डीए टीआरए सैलरी पेंशन सब मिलना है, तो वो तमाम चीज़ें कंडीशंस फुलफिल रहेगा, उसको कटौती नहीं होगा। उनके जितने भी एक्सपेंसेस है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही एक्सपेंसेस को चार्ज किया जाएगा। ये तमाम चीज़ों की वजह से ही हम बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट बॉडी इंडिपेंडेंट है। अगर सिक्योरिटी नहीं रहेगा उनका टेन्योर का जॉब का, तो भाई वो डर से काम करेगा, तो फिर इंडिपेंडेंट होकर के कहाँ से काम कर पाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को सेटिस्फाइड करता है, जो आपको इंश्योर करता है कि आपका बॉडी इंडिपेंडेंट है, आप स्वतंत्र तरीके से काम कीजिए। नेक्स्ट है आपका
वह है आपका इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी से सवाल कई दफ़ा पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द इंडिया आर मेंशन्ड इन पार्ट 18, 18 में मेंशन किया गया है। और यहाँ पे आर्टिकल आप देखेंगे तो 352 से लेकर के 360 के बीच में आपको इमरजेंसी प्रोविजंस की बात कहा गया है। अगर मैं बात करूं कि इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में, इमरजेंसी प्रोविजंस क्यों संविधान में इंक्लूड किया गया, इसका क्या जरूरत हुआ। सपोज कीजिए कि अगर देश के अंदर किसी भी तरीके का हमला हो रहा हो या फिर देश हमारा किसी देश के साथ युद्ध में हो, तो उस वक्त हमारा देश का जो सॉवरेनिटी है, जो संप्रभुता है, जो यूनिटी है, एकता है, इंटीग्रिटी, अखंडता है और सुरक्षा जो सिक्योरिटी है, इसको इंश्योर किया जाए, इसको प्रिजर्व किया जाए, इसको बनाए रखा जाए। इसलिए नेशनल इमरजेंसी या फिर स्टेट इमरजेंसी या फिर आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविजंस का यहाँ पे बात कहा गया है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर देश में किसी भी तरीके का इमरजेंसी आ जाता है सिचुएशन, और उस टाइम हर स्टेट में अलग अलग सरकार हो और मूड अलग अलग हो, तो क्या होगा, हम लोग का देश और भी ना कमज़ोर हो जाएगा। तो सिक्योरिटी का इशू हो सकता है, इंटीग्रिटी का इशू हो सकता है, सॉवरेनिटी का इशू हो सकता है। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए इमरजेंसी प्रोविजंस को यहाँ पे डाला गया है, इंसर्ट किया गया है, ताकि समय समय पर केंद्र इमरजेंसी के टाइम पर पावरफुल हो जाए और वो अपना डिसीजन स्ट्रांगली तरीके से ले सके और कंट्री को, नेशन का जो सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, यूनिटी है और सिक्योरिटी, इसको प्रिजर्व किया जा सके। अब यहाँ पे बात करते हैं हम आर्टिकल 352 से लेकर के 360 के बीच में हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस का बात किया गया है। इमरजेंसी प्रोविजंस 3 प्रकार के यहाँ देखिए, वैसे मैं बताऊँ आपको तो यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी जो है, यहाँ पे आप नेशनल अगर बोला जाए कि इमरजेंसी प्रोविजंस, तो इमरजेंसी प्रोविजंस दो हैं दोस्त, टेक्निकली यहाँ पे समझना, एक तो नेशनल इमरजेंसी और दूसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर है नेशनल इमरजेंसी के बाद, वहाँ पे लिखा हुआ है प्रेसिडेंट रूल लिखा हुआ है, ना कि स्टेट इमरजेंसी लिखा हुआ है। ध्यान से समझना आप लोग, क्या लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट्स रूल लिखा हुआ है, वहाँ पे इमरजेंसी नहीं लिखा हुआ। भले हम लोग बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी, दूसरा नाम, तीसरा नाम इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, ये भी बोलते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए पहले नेशनल इमरजेंसी का क्या सेंस है। नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगाया जाता है, कितना के अंदर, 352 बात करता है नेशनल इमरजेंसी का। और नेशनल इमरजेंसी कब लग सकता है, क्या ग्राउंड होना चाहिए, तो ग्राउंड ये होना चाहिए कि हमारा देश वार में हो या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो, बाहरी हमला हुआ हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह जिसको बोलते हैं आर्म्ड रिबेलियन हुआ हो, तब हमारा नेशनल इमरजेंसी 352 आर्टिकल के तहत इम्पोज किया जाएगा, प्रोक्लेम किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अब आ जाइए सेकेंड में। सेकेंड में मैंने आपको क्या बताया कि ओरिजिनली अगर देखें तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लिखा हुआ है, तो राष्ट्रपति शासन जो है आपका आर्टिकल 356 के अंतर्गत है। और यहाँ पे मैंने 365 भी लिखा हुआ है, अभी मैं आपको समझाता हूँ सारी चीज़ें, आप आराम से पहले सुनिए, समझिए। इसका हम लोग प्रेसिडेंट रूल को दूसरा नाम से जानते हैं स्टेट इमरजेंसी, और तीसरा नाम से जानते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। नोट्स में सारी चीज़ों को लिख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे समझिए कि पहले 356 के तहत जब कभी भी लगता हो आपको स्टेट में कि स्टेट का जो मशीनरी है, जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, वहाँ का जो सरकार है वो फेल हो गया है स्टेट को चलाने में, तो उस वक्त 356 के तहत उस राज्य में प्रेसिडेंट रूल को प्रोक्लेम किया जाता है, लागू किया जाता है। लेकिन सर 365 क्या कहता है सर, 365 ये कहता है कि कभी भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर ने कोई डायरेक्शंस दिया हुआ है, कोई निर्देश दिया हुआ है किसे, स्टेट को, और स्टेट क्या हो गया उस चीज़ों को कंपाइल करने में, लागू कराने में फेल हो गया हो, तब उस कंडीशन में 365 के तहत उस राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, मैं कई दफ़ा देखा हूँ स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस में पूछा जाता है टेस्ट सीरीज में कि इस प्रेसिडेंट रूल कौन कौन सा आर्टिकल के तहत प्रोक्लेम किया जा सकता है, तो आर्टिकल 356 के तहत और आर्टिकल 365 के तहत। 356 के तहत किया जा सकता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी हो उस वक्त, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो उस वक्त, और 365 लगाया जा सकता है जब वो कंप्लाई करने में फेल हो सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शंस को, उस केस में 365 आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। इसी को हम लोग स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्त, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कहा जाता है।
फाइनेंशियल इमरजेंसी का। और फाइनेंशियल इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 360 आर्टिकल के अंतर्गत है, 360 आर्टिकल में। और इसका ग्राउंड क्या होना चाहिए कि थ्रेड टू द फाइनेंस स्टेबिलिटी और क्रेडिट, जब कभी भी लगे कि थ्रेटिंग है या फिर लगे कि हमारे देश का जो क्रेडिट है, जो साख है, वो खतरे में है, जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में हो, क्रेडिट खतरे में हो, तो उस ग्राउंड के आधार पर फाइनेंशियल इमरजेंसी को प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 360 के अंदर। और जब 360 के अंदर, जब आर्टिकल के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम ऑल पावरफुल एंड स्टेट गोज इनटू टोटल कंट्रोल ऑफ सेंटर। देखिए, नेशनल इमरजेंसी में भी यही होता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तो सारा का सारा स्टेट जो है हमारा, वह चला जाता है इस सेंट्रल गवर्नमेंट के हैंड में। और जब भी कभी इमरजेंसी लगे तो, इमरजेंसी के दौरान में, फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि इट कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू ए यूनिटरी विदाउट ए फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना आप लोग, आपको मैंने अभी क्या बताया दोस्त कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाता है सारा पावर और वो पावरफुल हो जाता है, और उस वक्त स्टेट गवर्नमेंट क्या हो जाते हैं, सब कंट्रोल में आ जाते हैं सेंटर के। इसका मतलब है कि हमारे पास तो अभी तक क्या था, फेडरल स्ट्रक्चर था दोस्त, यूनियन का था और स्टेट का था। लेकिन जब इमरजेंसी लगा तो स्टेट किसके अंदर चला गया, यूनियन के अंदर। मतलब ये फेडरल स्ट्रक्चर जो था वह हमारा अब यूनिटरी में बदल गया, यानी फेडरल स्ट्रक्चर से यूनिटरी गवर्नमेंट में बदल गया। यही बात यहाँ पे कहा गया, इस बात को ध्यान रखना है। कोई पूछे या फिर कभी सवाल आए तो बताना है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम में, इमरजेंसी के दौरान फेडरल स्ट्रक्चर जो है वह यूनिटरी हो जाता है, यूनिटरी हो जाता है। फेडरल स्ट्रक्चर कन्वर्ट होकर के यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है बिना किसी फॉर्मल अमेंडमेंट्स का। याद रखिएगा कि सर इसके लिए कोई संविधान में संशोधन करना पड़ता है क्या, कि स्टेट का सारा पावर केंद्र के पास चला जाएगा, यानी फेडरल से यूनिटरी में चला जाएगा? नहीं, कोई भी संविधान में संशोधन नहीं करना है, बिना किसी फॉर्मल अमेंडमेंट का हमारा जो फेडरल है वो यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है। और यह जो फीचर्स है दोस्त, दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अभी ट्रांसफॉर्म हुआ ना, फेडरल से लेकर के यूनिटरी में चला गया, ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम फेडरल टू यूनिटरी इज यूनिक फीचर। और ये बहुत ही अद्भुत और यूनिक फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि बिना संविधान में संशोधन किए हुए, अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान में बिना संशोधन किए हुए किस सिचुएशन में हमारा फेडरल से यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के दौरान ही हो सकता है। नेक्स्ट देखें हम तो 16 नंबर हमारा जो फीचर्स है वह है हमारा 3 टियर गवर्नमेंट। 3 टियर गवर्नमेंट में अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है हमारे पास त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, पंचायती राज या म्यूनिसिपैलिटी। 3 टियर कहने का मतलब पहले यहाँ पे समझ लीजिए दोस्त, एक हमारा यहाँ पे विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये 3 टियर का कहने का सेंस यहाँ पे है। अभी हम लोग यहाँ पे डिटेल में तो बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन आप ना चैनल में बने रहना, वीडियो में बने रहना, आगे जो भी टॉपिक में पढ़ाऊंगा बड़े विस्तार से बढ़ाने की कोशिश करूंगा आप लोगों का। यहाँ पे देखिएगा तो 3 टियर गवर्नमेंट है, वो आपका 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1920 को जोड़ा गया है हमारे किसमें, 3 टियर को संविधान में। संविधान का जो भाग हमारा आप देखें पार्ट 9 में जोड़ा गया है पंचायती राज को, जिसको रूरल लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। और अगर बात करें म्यूनिसिपैलिटी को, तो म्यूनिसिपैलिटी को जोड़ा गया है 9A में। यहाँ पे ध्यान रखने की बात क्या है कि 3 टियर गवर्नमेंट को हम लोग लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, जो कि विश्व के किसी भी कंट्री के संविधान में ये चीज़ नहीं पाया जाता है 3 टियर का। हमारे इंडिया का ही कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सिर्फ देखने को मिलेगा, एक सेकेंड, हमारे इंडिया के संविधान में ही देखने को मिलेगा, कहीं पर भी ये देखने को नहीं मिलेगा पंचायती राज या म्यूनिसिपैलिटी। तो पंचायती राज कौन सा पार्ट में है, 9 में है, और म्यूनिसिपैलिटी 9A में है। अगर शेड्यूल की बात करें तो पंचायती राज अधिनियम जो है हमारा वो शेड्यूल 11 में है, और म्यूनिसिपैलिटी की बात करें तो वो हमारा शेड्यूल 12 में है। बात किया जाए पंचायती राज अधिनियम को कौन सा संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। वहीं पे अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि म्यूनिसिपैलिटी को यानी अर्बन लोकल गवर्नमेंट को कब जोड़ा गया है, तो
साल वही था, बट यहाँ पे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से जोड़ा गया है। आई होप ये भी बात आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा लास्ट फीचर्स के रूप में है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है सहकारी समितियां। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन इसको जोड़ा गया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में, 2011 में जोड़ा गया, और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दिया गया, और इसके प्रोटेक्शन के लिए इसको प्रोटेक्शन भी मिला, जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी जो पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल के दर्जे में नहीं आता था, लेकिन अब 2011 के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल का दर्जा दिया गया और इसको प्रोटेक्ट भी किया गया। क्यों दिया गया दोस्त, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा आप लोग बात को, क्योंकि देखिए जब कोऑपरेटिव सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करता है, जॉब को क्रिएट करता है, बिजनेस को आगे बढ़ाता है, सोसाइटी में इकोनॉमिक वायबिलिटी को बढ़ाता है, देश कंट्री के लिए जीडीपी में हेल्प करता है। तो सरकार ने भी इसे कॉन्स्टिट्यूशनल का दर्जा दे दिया 2011 में, और सरकार की ये ड्यूटी भी बन गई अब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए वो लॉ बनाए, कानून बनाए, और उनके हित के लिए, उनके प्रोटेक्शंस के लिए कानून बनाए और उसे बूस्टअप करे। जैसे अभी आप देखते होंगे कि बहुत लोगों को अब लोन मिलता है बिजनेस करने के लिए, मुद्रा लोन, ये सब चीज़ों का आप नाम सुने होंगे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बनाने के लिए यहाँ पे इस संदर्भ में क्या कहा गया कि इट मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस। अब जब 97 में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में जब अमेंड किया गया तो 3 इसमें चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए? फर्स्ट चेंजेस में देखिए कि हम लोगों ने इसे एक प्रकार से क्या किया, इट मेड द राइट टू फॉर्म। अब हर एक अधिकार, हर एक व्यक्ति को अधिकार हो गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। एनजीओ वगैरह देखते होंगे, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी देखते होंगे। और आपको पता है कि आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल 19 है, इसमें भी आपको कहता है कि टू फॉर्म ये एसोसिएशन बनाने का अधिकार है, कंपनी बनाने का अधिकार है। तो उसी के अंतर्गत आपको यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का भी अधिकार दिया गया। अब यहाँ पे नया जब दिया गया तो सरकार को भी डायरेक्शंस दिया गया। मैंने अभी बताया डीपीएसपी में जो भी बातें कहा जाता है दोस्त, वो एक प्रकार से डायरेक्शंस होता है, सरकार को उसको इम्प्लीमेंट करना होता है कानून में। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल 19 के तहत तो मिला ही फॉर्म करने का, साथ ही साथ सरकार को भी डायरेक्शन मिल गया कि आप प्रमोशन के लिए, किनके प्रमोशन के लिए, डायरेक्ट ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए आपको ध्यान रखना है। और आर्टिकल 43 बी में इस चीज़ों को जोड़ा गया है। आर्टिकल 43 बी में जोड़ा गया है कि सरकार का दायित्व है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को डेवलप करने के लिए वो कानून बनाए। नेक्स्ट है यहाँ पे इट एडेड अ न्यू पार्ट, और इसे कौन सा पार्ट में जोड़ा गया है, 9B में जोड़ा गया। अभी इसके पहले वाला जो हम लोगों ने देखा दोस्त 3 टियर गवर्नमेंट, 3 टियर गवर्नमेंट किस में था, पार्ट 9 में था। और अभी यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि पार्ट 9B में देखने को मिल रहा है। सॉरी, ये पंचायती हमारा 9 में था और म्युनिसिपैलिटी 9A में था, और कोऑपरेटिव किस में है हमारा, कोऑपरेटिव है हमारा पार्ट 9B में है। तो इस बात का ध्यान रखना है कॉन्स्टिट्यूशन में। और आगे यहाँ पे क्या चीज़ें हैं कि अगर बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी का आर्टिकल्स का, तो आर्टिकल आपको 243 ZH से लेकर के 243 ZT के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट में अगर बात करें हम, तो यहाँ पे देखिए कि जो पार्ट 9B है वह कंटेंट उसके पास जो है वो वेरियस प्रोविजंस को अपने पास रखता है, जो इंश्योर करता है कि इस चीज़ का कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है एक प्रकार से डेमोक्रेटिक है, प्रोफेशनल है, ऑटोनॉमस है और इकोनॉमिकली साउंड मैटर करता है। कहने का सेंस यहाँ पे है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनाया गया है कंट्री में, ये एक प्रकार से डेमोक्रेटिक रूप से फंक्शनिंग होगा, प्रोफेशनल तरीके से फंक्शनिंग होगा, ऑटोनॉमस होगा और इकोनॉमिकली तरीके से भी ये बूस्टअप करने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट में अगर आप देखें कि ये एम्पावर्ड करेगा कौन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, किस कोऑपरेटिव सोसाइटी को एम्पावर्ड किया गया है, किस लिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो अलग अलग स्टेट में जो भी सोसाइटी जो बनाया जाएगा उसको एम्पावर करना है, उसको मजबूती देना है। और स्टेट का भी स्टेट का भी ये कर्तव्य है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या करे, एम्पावर करे। कैसे एम्पावर करेगा, तो पार्लियामेंट या फिर राज्य की सरकारें मिल करके कुछ एप्रोप्रिएट लॉ बनाए। कुछ एप्रोप्रिएट लॉ कहने का मतलब है
कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए उसके अनुकूल, उसको मजबूती देने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, समय समय पर कोऑपरेटिव सोसाइटी को बूस्टअप करने के लिए, एम्पावर्ड करने के लिए आप क्या करें, लॉ बना करके उसे मजबूती प्रदान करें, ताकि वो डेमोक्रेटिक, प्रोफेशनलिज्म और ऑटोनोमस और इकोनॉमिकली को साउंड मैटर कर सके, मतलब उसको मजबूती मिल सके और समय समय पर आगे की ओर इकोनॉमी को बढ़ा सके। तो आई होप ये जो हम लोगों ने लास्ट जो देखा 17 और ये लास्ट हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये वीडियो में सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ में। स्टडी प्लस चैनल पर कनेक्ट रहिए। मैं हूँ यशवंत कुमार, फिर से मैं नए वीडियो में आप लोगों के साथ आऊँगा। तब तक आप लोग बने रहिए। मैं कोशिश करूँगा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और प्रीवियस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी लेकर के आऊँगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को। आप लोग बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट आप सभी को।